नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आंदोलन कर रहे सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन खत्म नहीं होगा। सोमवार को सरकार के साथ हुई वार्ता को मंगलवार सुबह सहायक पुलिस कर्मियों ने नकार दिया। सहायक पुलिस कर्मियों ने अपने आंदोलन को आगे भी जारी रखने की घोषणा की है। सहायक पुलिस कर्मियों के अनुसार सरकार के साथ हुई वार्ता में जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है, अगर वो मांग 24 जुलाई को होने वाले कैबिनेट में मान ली जाती है, तभी वे अपना आंदोलन समाप्त करेंगे। जब तक सरकार उनकी मांगों को कैबिनेट में नहीं ले आती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सहायक पुलिस कर्मियों के अनुसार सोमवार को भारी मानसिक दबाव के बीच अधिकारियों और विधायकों ने उनके साथ वार्ता की। दबाव डालकर उनसे आंदोलन समाप्त करवाने की घोषणा करवाई गई, लेकिन किसी भी दबाव के आगे वो नहीं झुकेंगे और अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। सहायक पुलिस कर्मियों का आरोप है कि हर साल उनके साथ छल किया जा रहा है। बता दें कि सोमवार को सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सत्ताधारी दल के 6 विधायकों के साथ वार्ता के बाद सहायक पुलिस कर्मियों ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की थी। 6 घंटे से अधिक देर तक चली बैठक के बाद कहा गया था कि कई मांगों पर सहमति बनी है। सहायक पुलिस कर्मियों ने विधायकों से कहा था कि इस बार धोखा मत दीजिएगा। विधायकों ने भी इनकी मांग को जायज बताकर आने वाली कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव को पारित कराकर जल्द इसे लागू करने की बात कही थी। बस 2 मिनट में हम वहां पहुंच जाते, थोड़ा सा केवल इलेक्शन। तो हम लोग ने वहां बहुत भारी मन से वीडियो में भी आंसू निकला कि श्रीमान नहीं चाहते हुए भी हमको सहमति मानने पर एक बाध्य किया जा रहा, क्योंकि सरकार के जो वहाँ माहौल था, एक तनाव जैसा माहौल क्रिएट किया। मीडिया को भी वहाँ बुलाया गया, वहीं कॉन्फ्रेंस करने के लिए हम लोग को बोला गया कि यहीं आंदोलन पर जो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कॉन्फ्रेंस करना है। तो हम लोग भी तत्कालीन जल्दीबाजी में फैसला लिए कि हाँ सर, अगर वैसा है तो हम करेंगे। अब इसको हमको झूठ समझा जाए, आरोप लगा जाए, गैर जिम्मेदाराना प्रतिनिधि पर सवाल तो खैर उठना स्वाभाविक है, क्योंकि वहाँ हम लोगों ने सहमति दी है। तो इसका कुल सारांश हुआ, जब हम वहाँ से सहमति लेकर कॉन्फ्रेंस करके आए, भारी मन से आए, हम लोग के दिल से नहीं था, लेकिन हम मजबूरी में वहाँ बोले कि हम सहमति देते हैं। फिर मोरहाबादी में सभी एक लोकतांत्रिक देश में अपना डेमोक्रेटिक का परिचय देते हुए सभी भाइयों से हम लोगों ने बोला कि ऐसा ऐसा बात है, इसमें हमारी आप सहयोग करें। बड़े बड़े लोग से भी गलती सही होते हैं, हमसे भी हुआ होगा, तो उसमें बताया जाए कि हम अब क्या हैं और कहाँ हैं, क्यों हैं, कैसे हैं। तो बोला गया कि आपका जो भी पहल रहा सराहनीय रहा, लेकिन सरकार जिस तरह से 2020 में भी हमको बोलकर काम नहीं किया और 2021 में भी बोलकर काम नहीं किया, वहाँ भी मौखिक लिखित आश्वासन मिला और 2021 में भी मौखिक लिखित आश्वासन मिला, जिसमें काम नहीं होने से हम लोग के गहरा अविश्वास के भावना है और नहीं हो पा रहा है। तो इस तमाम रात में सभी भाइयों के सहमति से ऐसा निर्णय हुआ कि जो सहमति बना है उस पर हमारा जो 2 बार से धोखा मिला है उस संबंध में विश्वास करना मुश्किल है। इसलिए उस सहमति पर पुनर्विचार की मांग करता हूं और जो मानदेय है उस पर विशेष तौर पर पुनर्विचार की मांग करता हूं। तदुपरांत उसको हमें लाभान्वित इम्प्लीमेंट कैसे हो, हम एक जो अगला कैबिनेट हो उसमें मेरा पुनर्विचार के बाद अगला कैबिनेट में हमको पारित करके दिया जाए। उसके बाद हम आंदोलन को यहाँ से समाप्त करते हुए प्रस्थान करेंगे। तब तक हम शांतिपूर्ण तरीका से कैबिनेट तक प्रतीक्षा करेंगे। यही सर्वसम्मति से हम लोग निर्णय लिए हैं। और झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई की हड़ताल दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रही। सभी डीसी ऑफिस के समक्ष धरना पर बैठे थे। मनरेगा कर्मी स्थायीकरण सेवा शर्त नियमावली में सुधार और वेतनमान का प्रावधान किए जाने की मांग को लेकर सोमवार से बेमियादी हड़ताल पर हैं। जिले में संघ से जुड़े 250 से अधिक रोजगार सेवक, जेई, एई, लेखा सहायक, बीपीओ के हड़ताल पर चले जाने के कारण जिले में मनरेगा का कामकाज ठप हो गया है। संघ के जिला सचिव
अनिल कुमार पांडा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि वे ग्रामीण विकास विभाग की अति महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा के क्रियान्वयन में विगत 16 वर्षों से मानदेय पर अपनी सेवा दे रहे हैं। उनकी नियुक्ति सभी सरकारी मापदंडों को पूरा करते हुए की गई है और वे सभी राज्य के अस्थायी निवासी हैं। उन्होंने इससे पूर्व भी कई बार अपने स्थायीकरण की मांग रखी। वे कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व में उनसे वादा किया था कि वे जैसे ही सत्ता में आएंगे तो उन्हें स्थायी करेंगे, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई, जिससे राज्य भर के मनरेगा कर्मी भारी असंतोष और आक्रोश में हैं। मनरेगा कर्मियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु मांगने की बात कही है। हम लोग मनरेगा कर्मचारी संघ से कम विगत 16 साल से हम लोग काम करते आ रहे हैं। हमारी एक ही मांग है स्थायीकरण, क्योंकि हम लोग बहुत अल्प मानदेय में काम करते हैं, जिससे हम लोग को परिवार के भरण पोषण करना बहुत दयनीय स्थिति में है हम लोग। दूसरी बात है कि सरकार की जो भी हम लोग को काम दिया जाता है पूरा निष्ठा से काम करते हैं। और हमारे माननीय हेमंत सोरेन ने भी वादा किया था कि इलेक्शन से पहले वादा किया था, जब सत्ता में नहीं थे वो वादा किया था कि जैसे भी हम सत्ता में आएंगे 1 साल के अंदर आपको स्थायी नौकरी देंगे। लेकिन 4.5 बीत जाने के बावजूद भी हम लोग को अभी तक वादा नहीं पूरा किए, जिसके चलते आज हम लोग वादा निभाओ कार्यक्रम के तहत अनिश्चितकाल धरना पे हैं। कुल कितने कर्मचारी हैं अगर जमशेदपुर जिला की बात करें तो? जमशेदपुर में कम से कम रोजगार सेवा के 200 का करीब है। बीपीओ पत्ते के 11 ब्लॉक में 11। तभी आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल है, अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो क्या अगला आंदोलन रहेगा? अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम लोग स्थिति ऐसा बन गया है कि करो या मरो की स्थिति है। इसीलिए हम लोग राष्ट्रपति से गुहार करेंगे, मांग करेंगे कि हम लोग को इच्छा मृत्यु दे दिया जाए, क्योंकि हम लोग का उम्र ढल चुका है। अब हम लोग कोई भी काम का लायक नहीं है, इसीलिए हम लोग को इच्छा मृत्यु ही हम लोग को दिया जाए। अभी यहाँ पे बैठे रहेंगे आप? हम लोग बैठेंगे। पूरा नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार पांडा है, हम जिला सचिव मनरेगा कर्मचारी जिला सचिव। राज्य की विधानसभा पुलिस ने पूर्व पार्षद वेद प्रकाश सिंह को गोली मारकर घायल करने के मामले में उत्तर प्रदेश गाजीपुर से एक आरोपी राहुल जायसवाल उर्फ पुतुल को गिरफ्तार किया है। वो पेशेवर अपराधी है और गाजीपुर से चीन छिनताई और बनारस से वाहन चोरी के मामले में जेल जा चुका है। वेद प्रकाश पर हमला करने के दौरान वो बाइक चला रहा था, जबकि सत्यम पाठक ने उन पर गोली चलाई थी। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि घटना को अंजाम देने के लिए राहुल को 70,000 रुपए मिलने थे, लेकिन उसे मात्र 6,000 रुपए मिले। एसएसपी ने बताया कि 7 जुलाई को धुरवा के राजू होटल के पास पूर्व पार्षद वेद प्रकाश को गोली मारकर अपराधियों ने घायल कर दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया था। टीम ने कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि मामले के मुख्य आरोपी धीरज मिश्रा व सत्यम पाठक की गिरफ्तारी के लिए अनुसंधान जारी है। एसएसपी ने बताया कि दुर्गा पूजा के जुलूस में धीरज मिश्रा का स्कॉर्पियो प्रवेश कर गया था। इस बात से आक्रोशित होकर वेद प्रकाश ने उसकी पिटाई कर दी थी। उसी समय से वो वेद प्रकाश से बदला लेना चाहता था। एसएसपी ने कहा कि हमला के पीछे अन्य कारण भी हो सकते हैं, इसमें टेंडर विवाद भी हो सकता है, लेकिन धीरज मिश्रा व सत्यम को पकड़ने के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। इधर वेद प्रकाश की हालत में सुधार नहीं होने पर परिजनों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया है। रथ यात्रा के दिन जो है वेद प्रकाश सिंह को गोली मारी गई थी, उस कांड का उद्भेदन हो गया है और उद्भेदन के बाद उस घटना में शामिल एक अपराधी जो यूपी गाजीपुर का रहने वाला है राहुल जायसवाल, वो पकड़ा गया है। उसने जो घटना का वर्णन बताया है, इस घटना में उसके साथ एक सत्यम पाठक शामिल था और इन दोनों ने जो एक घटना की वो धीरज मिश्रा के कहने पर किया है। जो इन लोग को जानकारी है वह धीरज मिश्रा से वेद प्रकाश सिंह ने उसके साथ मारपीट किया था किसी दुर्गा पूजा में स्कॉर्पियो के जुलूस में घुसने के चलते। उस बात से काफी क्षुब्ध था और उसने पहले से ही मन बनाया था
कि हमको वेद प्रकाश सिंह की हत्या अपने बहन की शादी के बाद करनी। तो इस घटना में जो थे सत्यम पाठक और राहुल जायसवाल का उन लोग उपयोग किया। धीरज मिश्रा इसको भाड़ा देके, बस का भाड़ा देके यहाँ पर बुलाया। 70,000 रुपया इसको पेमेंट करने की बात थी। यहाँ आने के बाद उसने यहाँ लोकल सत्यम पाठक से मिलाया और फिर धीरज मिश्रा यहाँ से चला गया ताकि घटना में उसकी संलिप्तता की बात न पता चले। और सत्यम पाठक और ये दोनों घटनास्थल पर गया था और वेद प्रकाश सिंह को गोली मारी थी, जिसे इसने स्वीकार किया। बनारस कैंट से गाड़ी चोरी में जेल गया है जीआरपी थाने से, और गाजीपुर पुलिस ने उसको चैन छीनते हुए भेजा है जेल। ये धीरज मिश्रा से परिचय में आया। ये अवैध शराब की खरीद बिक्री भी करता था, जिसके चलते धीरज मिश्रा से इसका परिचय हुआ था और फिर धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और बाद में धीरज मिश्रा के कहने पर ये आया। बस के माध्यम से आया था। बस का भाड़ा इसके पास मतलब टोकन अमाउंट के रूप में उसने भेजा था, उसका भी प्रमाण हम लोग को मिला। कारण क्या था सर इसको? जो इसको पता है, इसका कहना है धीरज मिश्रा से एक बार प्रकाश सिंह ने मारपीट किया था, जिसका उसे काफी क्षोभ था और उसने कसम खाया था कि उसके मारेगा। सरायकेला जिले के आरआईटी थाना अंतर्गत पार्वतीपुर गांव में तालाब के पास मंगलवार सुबह एक 20 वर्षीय युवक का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। युवक की हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मृतक की पहचान पार्वतीपुर गांव निवासी वीर सिंह हांसदा के रूप में की गई है, जो स्थानीय कंपनी में मजदूरी का काम किया करता था। मृतक के छोटे भाई विश्वनाथ हांसदा ने बताया कि उसका भाई सोमवार की दोपहर से लापता था। काफी खोज करने के बाद भी पता नहीं चल सका। इस बीच मंगलवार सुबह गांव के तालाब के पास से भाई का शव बरामद हुआ। विश्वनाथ हांसदा के अनुसार उसके भाई के शरीर पर कई गंभीर चोट के निशान हैं, जबकि आंख को भी कुचल दिया गया है। शव देखने से प्रतीत होता है कि पत्थर से कूचकर उसकी निर्मम हत्या की गई है। इधर घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आगे जांच में जुट गई है। लापता हो गया 2 बजे जैसे निकला घर से, तो हम लोग देखा नहीं आ रहा घर, तो खोजने के लिए गए तो पूरा छानबीन मारा और नदी इधर भी एक तरफ मारे छानबीन, बाद में नहीं मिला। पूरा जगह छानबीन मार लिया, नहीं मिल रहा है। बाद में तालाब में भी देखा हुआ छोटा वाला गड्ढा तो है, वहाँ पर भी देख लिए। फिर रात में देखा मिल गए, पहले नहीं था वहाँ पर। वो किस हालत में आँख तो पूरा फोड़ा हुआ था, दोनों फोड़ा है और पैर सब में कुछ तार वार से चुभा होगा शायद। और इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर एस टाइप में सिंघम बॉयज क्रिकेट क्लब दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से इस वर्ष दुर्गा पूजा में गुजरात के सोमनाथ मंदिर स्वरूप का पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। इसकी सुंदरता और भव्यता श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगी। दुर्गा पूजा पंडाल निर्माण को लेकर मंगलवार को भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें यजमान के रूप में मुख्य संरक्षक मनोज सिंह, अध्यक्ष दिनेश सिंह बबलू मौजूद थे। आयोजकों ने बताया कि इस बार पंडाल 100 फीट चौड़ा और 80 फीट ऊंचा रहेगा, जिसमें प्लाईवुड का काम किया जाएगा। पंडाल के अंदर इंटीरियर में सज्जा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पूजा कमेटी द्वारा दावा किया गया है कि जमशेदपुर शहर के बेहतरीन पंडाल में ये पंडाल शामिल रहेगा। दुर्गा पूजा के प्रथम दिन ही उद्घाटन के साथ पंडाल के पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक गुजरात का सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन लोगों को यहाँ होंगे। गौरतलब है कि यहाँ 1972 से निरंतर दुर्गा पूजा का आयोजन होता आ रहा है। पर सोमनाथ मंदिर का हम लोग आकृति तैयार कर रहे हैं, पंडाल बन रहा है। जो पिछले वर्ष जो था मायापुर का डेकोरेटर, वही साल भी है। लाइटिंग वही चंदन नगर का है, मायापुर का है। सोमनाथ मंदिर तो एक आकर्षण का ही चीज़ है, टोटल प्लाई का ही वर्क है इसमें और डिजाइनिंग। सोमनाथ मंदिर का डिजाइनिंग डिजाइन हो गया, आपको फाइबर का हो गया। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में गठित उद्यमी संगठन इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन इसरो के गठन के बाद पहले कार्य समिति की बैठक और कमेटी का विस्तार सोमवार को किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष रूपेश
कतरियार ने कहा कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के छोटे उद्योगों की आवाज इसरो बन रही है। अब तक 300 से भी अधिक नए सदस्यों को जोड़ा जा चुका है। आगे आने वाले दिन में ये आंकड़ा 2 गुना होगा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में बड़े उद्योगों के समस्याओं को उठाने के लिए कई संगठन हैं, लेकिन छोटे उद्योगों की समस्या को उठाने वाले संगठन की कमी थी, लिहाजा इसरो का गठन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन ने कहा कि वर्तमान में आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में कई सक्रिय उद्यमी संगठन हैं, जिनके बीच कार्य को लेकर द्वंद्व है। ये अच्छी बात है कि उद्यमियों के संगठन से औद्योगिक संरचना को गति मिल रही है। प्रेम रंजन ने कहा कि दशकों से आदित्यपुर में उद्योग संचालित करने वाले उद्यमियों के सेकेंड जनरेशन को भी सशक्त होकर औद्योगिक विकास के लिए क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। में एक संगठन की जो संरचना हुई है इसरो के नाम से, हम लोग मुख्यतः फोकस कर रहे हैं कि छोटे छोटे उद्यमियों को जिनकी समस्याएं हैं उनका आवाज़ बन करके हम लोग सरकार तक और व्यवस्था तक जाए और उनको एक समाधान दें। तो यहाँ पर जैसे बड़ी बड़ी बातें करने के लिए और बड़ी बड़ी समस्याओं के लिए बड़े संगठन है राष्ट्रीय स्तर, छोटे लोगों का कौन सुने? तो इसरो का गठन पहले छोटे लोगों के लिए हुआ है और जियाडा के जो रीजनल डायरेक्टर हैं हमारे आज मुख्य अतिथि थे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला जो हमारा समस्या होता है वो संरचना से जुड़ा हुआ होता है। तो औद्योगिक क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, विभिन्न तरह की समस्याएं, तो छोटे उद्यमी अपने स्तर पर उसे समाधान नहीं कर पाते। तो आज उन्होंने भी आश्वासन दिया हमारे प्रेम रंजन जी ने कि जल्द से जल्द उन समस्याओं का समाधान होगा जो काफी दिन से लंबित है। तो इसरो प्रयासरत भी था, आगे भी प्रयासरत रहेगा। वो 1970 से जियाडा को देख रहे हैं, 5000 में 15,000 स्क्वायर फीट लैंड देते थे। सिचुएशन अलग अलग था। हमने जब ये आइडिया यहाँ पे लाया था तब जमीन हमारे पास था, लोग नहीं। अब जमीन नहीं है, लोग हैं। तो वो राशनिंग होते होते ऑक्शन पे चला गया चीज। पर इसमें और भी एक बात है कि जब जियाडा एस्टेब्लिश्ड हुआ था, आइडा एस्टेब्लिश्ड हुआ था, तब यहाँ जेएसईबी की बिजली थी जो राज्य सरकार की बिजली है, और मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय भी थोड़ा कमजोर था। आज हमारे पास तकरीबन 1000 एकड़ जमीन आदित्यपुर कोर एरिया से बाहर है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी बागजाता माइंस बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बागजाता बकड़ा पुलिया के समीप ठेका मजदूरों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष सिंधु हांसदा ने की। इसमें ठेका मजदूरों की मांगों को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि 15 जुलाई से विस्थापित बरियर मुर्मू द्वारा सड़क जाम किए जाने से बागजाता माइंस पूरी तरह प्रभावित हो गया है। इसके कारण माइंस का वाहन व मजदूर काम करने के लिए खदान नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसको लेकर माइंस प्रबंधन ने नो वर्क नो पे का नोटिस लगा दिया है, जिससे ठेका मजदूर आक्रोशित हैं। प्रबंधन द्वारा नोटिस के कारण 350 मजदूरों का काम बंद हो गया है। बैठक के जरिए ठेका मजदूरों ने प्रशासन से माइंस को खुलवाने की बात कही, नहीं तो मुसाबनी प्रखंड कार्यालय के समक्ष आंदोलन करने की बात कही। जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद। काम में वापसी लाना होगा, काम में वापसी लाना होगा। जय झारखंड। बागजाता माइंस बचाव समन्वय संघर्ष समिति बैनर तले आवश्यक बैठक बुलाई गई थी। बैठक का उद्देश्य रहा कि बीते 15 जुलाई से बागजाता माइंस बंद है, नो वर्क में लगा दिया है। कारण यह है कि यह बरिया टोडो मदन टोला का ठेका मजदूर साथ में रोड विस्थापित अपना नौकरी को मांग के चलते आवाजाही रोड को जाम कर दिया है। आवास ढुला है या कर्मचारी मजदूरगण आने जाने नहीं सक रहा है, इसीलिए यहाँ बागजाता मेन गेट पर नो वर्क नो पे लगा दिया है। तो इसके चलते 350 मजदूर ठेका कर्मी रोजगार हो गया है। इस बेरोजगार के चलते आने वाला दिन में यह बागजाता माइंस को तालाबंदी करके एक काला कानून हम लोग समझ रहे हैं। हम समिति का कहना है कि कोई भी माइंस चलाने के लिए डीजीएमएस से अनुमति लिया जाता है और मनमर्जी यहाँ तालाबंदी करने से हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हम लोग समिति के जन प्रतिनिधिमंडल
एसडीओ साहब से गुहार लगाएंगे, हम लोग का लोकल MP MLA से गुहार लगाएंगे कि बाग्याता माइंस का 9 पे तालाबंदी को खुलवाया जाए और 350 मजदूर को पुनः रोजगार से जुड़ा जाए। और इसके चलते अगर इसका वार्ता नहीं होता है, इसका समझौता नहीं होता है, तो आने वाला दिन में हम लोग 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 2 दिन के अंदर अगर माइंस को चालू करता है तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग प्रखंड सह अंचल कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। और लौनागिरी जमशेदपुर सावन के रंग में पूरी तरह से रंग चुका है। सावन के पावन महीने की शुरुआत होते ही भोले बाबा के भक्त देवघर जाने की तैयारी कर रहे हैं। कांवरियों को कोई कमी ना रहे, जिसको लेकर बाजार में दुकानदार भी पूरी तरह से इस बार तैयार है। अलग अलग कपड़े, थैले, बैग, गमछा, बच्चे और महिलाओं के लिए गेरुआ वस्त्र से बाजार पट गया है। कपड़ों में हर हर महादेव, बोलबम समेत कई स्लोगन लिखे हुए हैं, जो इस बार कांवड़ियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि 1 साल से सावन का इंतजार रहता है। पूरा 1 महीना जमकर बिक्री होती है। दुकान में बैठे बैठे ही भगवान भोलेनाथ का दर्शन हो जाते हैं। वैसे दुकानदारों में भी सावन माह को लेकर खासा उत्साह है। वहीं दूसरी तरफ पूजा सामग्री दुकान में भी पूजा की रौनक देखी जा रही है। देवघर जाने वाले कांवरियों के लिए अलग अलग डिजाइन के कांवर, जल ले जाने वाले लोटा, शिवलिंग और कांवर को सजाने के लिए सामान से दुकान पटा हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि इस 1 महीने में उनकी अच्छी कमाई हो जाती है। सामान महंगे होने के बाद भी भक्तों का उत्साह कम नहीं होता है और वे जमकर खरीदारी करते हैं। की तैयारी तो बहुत जोर शोर से चल रही है। पतिदेव बोल रहे हैं कि देवघर चलो, तो वही थोड़ा शॉपिंग करने आए हैं। ऑरेंज कपड़ा खरीदेंगे, ग्रीन चूड़ी खरीदेंगे। पूरा बाजार तो सजा हुआ है, मन कर रहा है ये ले वो ले, तरह तरह की चीजें हैं, सब ले रहे हैं। कितना इंतजार रहता है सावन का? पूरा 1 साल। फिर सावन डे सेलिब्रेशन भी होता है, उसका तैयारी अलग चल रहा है। झोला हो गया, गमछा हो गया, ये सब कांवर का आइटम है। अभी बोल बम का सब आइटम है। कांवर सजाते भी है। क्या कुछ रेट है? रेट में है आपका है 300 रुपए का है, 250 है, 350 का भी है, 400 का भी है। सजाने के ऊपर भी है आपका है, जैसे मैंने सजाइए सब सामान लगाइए वैसे सब कीमत उसका भी है। और श्रावण मास की पहले सोमवार पर रांची के पहाड़ी मंदिर में भक्तों की भीड़ के बीच संध्या महाआरती की गई। दूर दूर से आए भक्त महाआरती में शामिल हुए। इस दौरान बाबा भोलेनाथ के गानों पर सभी भक्त झूमते दिखाई दिए। प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर के मुख्य द्वार पर सोमवार को शाम 5 बजे भव्य संध्या महाआरती की गई, जिसमें शहर के कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए। वहीं डेजल डांस ग्रुप की बच्चियां मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की वेशभूषा में शामिल हुई। इस अवसर पर बाबा के भक्तों ने सैकड़ों दियों के साथ भव्य संध्या महाआरती की। इसके उपरांत हर हर महादेव और बोल बम के नारों से पूरा पहाड़ी बाबा मंदिर परिसर गूंजयमान हो गया। वहीं शिव भक्तों के बीच महाप्रसाद के रूप में खीर का वितरण किया गया। प्रसाद ग्रहण कर श्रद्धालुओं ने बाबा से सुख शांति की कामना की। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।